नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज अ, दुनिया के लिए वैसे देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए कि आज अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। अमेरिका की दुनिया में अभी भी, हालांकि उसकी जो हैसियत एक समय होती थी वो काफ़ी घट चुकी है, लेकिन आज भी उसकी जो हैसियत है वो काफ़ी बड़ी है। और ख़ासकर एक बड़ी सैनिक ताकत के रूप में वह आज भी इस परिस्थिति में है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जो घटनाएं होती हैं उस पर वो अपना असर डालने में सफल हो जाता है, डालने में सक्षम है। इसीलिए जब अमेरिका में चुनाव होता है तो उसमें एक दुनिया भर की दिलचस्पी देखी जाती है। इस बार के चुनाव में वैसे फिर एक बार दुनिया भर की दिलचस्पी है, लेकिन जो एक खास नज़र जिस इलाके की है वो इलाका पश्चिम एशिया का है। यानी वो इलाका जहाँ पिछले एक साल लगभग 13 महीने से नरसंहार जारी है इजराइल का। पहले गजा में जो फिलिस्तीनियों का कई बार उसका असर जो है वो फिलिस्तीनियों का जो दूसरा इलाका है वेस्ट बैंक पश्चिमी किनारा वहाँ देखने को मिला, और अब पिछले लगभग 1.5 महीने से लेबनान में। और ये सब मिलाकर अगर हम लोग संख्या देखें तो 50,000 के करीब लोगों को इजराइल, आम लोगों को, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, निहत्थे लोग हैं, उनको मार चुका है। अब यह एक आम समझ है कि अमेरिका में जो चुनाव नतीजा आएगा उससे संभव है कि कोई फर्क ना पड़े, स्थितियां और बदतर भी हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत हल्की सी उम्मीद है कि कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। ये एक विडंबना है कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस बार अपने को शांति के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। ये विडंबना इसलिए है कि जब 8 साल पहले राजनीति के क्षितिज पर उनका उदय हुआ था, तब वो उनका उदय मुस्लिम्स के खिलाफ भावनाएं भड़काते हुए हुआ था। इमिग्रेंट्स, ये तो अभी भी उनका मुद्दा है, लेकिन इस बार इमिग्रेंट्स, गैर कानूनी जो इमिग्रेंट्स होते हैं, इस मुद्दे को वो धर्म के आधार पर नहीं उठा रहे हैं। इस बार वो जनरल जो लोग भी अवैध रूप से अमेरिका में आकर रह रहे हैं वो उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। और ये उनका पहले भी उनका हमेशा एजेंडा रहा है कि वो जितने भी ऐसे आए हुए बाहर से लोग हैं जो गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में आए हैं उनको वो बाहर निकाल देंगे। पिछली बार वो नहीं निकाल पाए थे, इस बार भी निकाल देंगे, क्योंकि ऐसे लगभग जो लोग हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये करना संभव नहीं। लेकिन देखना है क्या होता है। लेकिन उसमें जो खास बात है, इस बार उन्होंने इस सवाल को धर्म के आधार पर नहीं उठाया है। और चूंकि पिछले 1.25 साल में जो ये नरसंहार का सिलसिला चला है, इस दौर में जो बाइडेन राष्ट्रपति रहे हैं, कमला हैरिस जो कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं वो उपराष्ट्रपति रही हैं, और इन दोनों के प्रशासन ने पूरी भागीदारी की है वहाँ जो जनसंहार, जो मानव संहार हुआ है उसमें। इसलिए इस बार बहुत से लोग अमेरिका में, जिसमें बहुत से नामी लोग हैं, प्रमुख लोग हैं और बहुत से आम लोग हैं, वो ये एक मन बनाए हुए हैं, ऐसे तमाम संकेत हैं कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट नहीं देंगे। अब वो वोट किसको देंगे, उसके लिए बहुत से लोग अनकमिटेड जो थर्ड पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिल स्टाइन हैं या कॉर्नेल वेस्ट हैं या क्लाउडिया डिक्रूज हैं, उनके पक्ष में उन्होंने अपनी राय जताई है। बहुत से लोग तो सीधे डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने के पक्ष में चले गए हैं। और इस भावना को समझते हुए ट्रंप ने अपने को शांति का उम्मीदवार घोषित किया है।
कल रात में उन्होंने एक ट्वीट किया ट्विटर पर, जो एक्स हो गया है अब। उस पर उन्होंने एक संदेश दिया जो आज सुबह हम लोगों ने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने अलग अलग धर्मों, नस्लों, अलग अलग समुदायों का एक सबसे व्यापक, ये उनका दावा है, एक गठबंधन उन्होंने बनाया है। और ये गठबंधन इस बार उनकी जीत को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि ये शांति चाहता है। ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता। ये मध्य पूर्व में, यानी जो पश्चिम एशिया है, वहाँ पर शांति चाहता है, और वो शांति सिर्फ मैं ला सकता हूँ। तो ये विडंबना है कि उन्होंने अपने को शांति का उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन ये करने का उनके पास कई पर्याप्त ठोस आधार हैं। मिशिगन राज्य में वहाँ के मुस्लिम समुदाय का जो संगठन है, जिसमें बड़ी संख्या में अरब मूल के मुस्लिम हैं, उस संगठन ने ट्रंप को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। और बहुत से जो ऐसे प्रोग्रेसिव लोग रहे हैं, जैसे कि वहाँ के एक जाने माने कॉमेडियन हैं जिमी डोवे, और वहाँ के एक यूट्यूबर हैं जो रोगन, उन्हें दुनिया में अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा यूट्यूबर बताया जाता है। उनके 1,70,00,000 फॉलोअर हैं यूट्यूब पर, सिर्फ यूट्यूब पर। उन्होंने भी आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने का ऐलान किया। दुनिया के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जॉन मीयरसाइमर, जिनकी बात बड़ी गंभीरता से दुनिया भर में सुनी जाती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कल ये कहा है कि जो भी हो, मैं डेमोक्रेट्स को वोट नहीं दूंगा। मैं किसको वोट दूंगा, हो सकता है मैं इस बार वोट न डालूं, लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो डेमोक्रेट्स को वोट न डालें, क्योंकि उनकी मिली भगत है उस नरसंहार में जो गजा में और लेबनान में हुआ है। तो ये कुल परिस्थितियां, जो अमेरिका का चुनाव है, गजा और फिलिस्तीन में जो हालात बने हैं, उसके आसपास जो हालात बने हैं, लेबनान में जो हालात बने हैं, वो हालात एक बहुत बड़ा असर इस बार अमेरिकी चुनाव पर डाल रहे हैं। आखिर में क्या होगा, ये तो कल हम लोगों को इस समय तक पता चलेगा जब चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन आज ये स्थिति है कि यह एक आम राय बनी है कि इस चुनाव में अगर डेमोक्रेट हारे, कमला हैरिस हारी, तो उसका सर्व प्रमुख कारण, पहला कारण होगा जो फिलिस्तीन में उनकी पार्टी और उनके प्रशासन ने रोल प्ले किया। उसमें कुछ और भी वजहें अपना रोल निभाएंगी, जैसे महंगाई का सवाल है, जैसे कि वहाँ पर रोजगार का सवाल विकट होता चला गया है। जैसे कुल मिलाकर एक आर्थिक मोर्चे पर जो लोगों में मायूसी है। इसके अलावा जो ये आव्रजक हैं, इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, इसके सवाल पर ट्रंप ने जो एक भावनात्मक माहौल बना दिया है, ये सारे मुद्दे भी भूमिका निभाएंगे। लेकिन जो पश्चिम एशिया का मुद्दा है, वो एक प्रमुख मुद्दे के रूप में देखने को मिला है, और इसका असर भी चुनाव पर होगा, ये सभी लोग मान रहे हैं। अब सवाल है कि जब अमेरिका में एक चुनाव हो जाएगा, नए राष्ट्रपति का, अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से कोई राष्ट्रपति बनेंगे, तो इसके बाद उसका पश्चिम एशिया पर क्या असर होगा। पश्चिम एशिया का असर तो चुनाव में साफ है, इसका क्या असर होगा। एक बात बहुत साफ है कि अगर कमला हैरिस जीती तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमला हैरिस जीती तो जैसी कि नीतियाँ चल रही हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन जैसा कि मिशिगन की एक मुस्लिम महिला ने अल जजीरा चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं और अगर 1% भी संभावना हो कि वो उनके आने से कुछ हालात बदलेंगे, कुछ नीतियां बदलेंगी, तो मैं उस चांस को लेना चाहूँगी इस बार। यानी ये जो इस भावना से पीड़ित लोग हैं, जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, अरब वो तो हैं ही, बहुत से नौजवान हैं, बहुत से ब्लैक हैं, बहुत से प्रगतिशील लोग हैं। मैंने जॉन मीयरसाइमर का जिक्र किया, जो रोगन का जिक्र किया, ऐसे बहुत से अनगिनत लोग हैं जो यह 1% भी अगर होगा तो उसको वो लेना चाहते हैं। और अगर थोड़ा भी फर्क पड़ता है, तो अगर थोड़ी भी नीतियां बदलती हैं, थोड़ा भी अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अपने उन वोटरों का ख्याल करता है जिनकी मदद से वो चुनाव जीतेंगे, तो इसका बहुत भारी असर पश्चिम एशिया में देखने को मिल सकता है। इजराइल तो यूं ही उसकी जो स्थितियां हैं
वो कमज़ोर होती जा रही हैं, उनके प्रधानमंत्री की स्थितियां कमज़ोर होती जा रही हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में हम लोगों ने ये बताया गया है कि इजराइल के पास सैनिकों की कमी होने लगी है। कम से कम 7,000 उसे नई भर्तियां तुरंत चाहिए, लेकिन इजराइल के जो लोग हैं वो सेना को अपनी सेवा देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं कि उनको मालूम है कि इस अभी जो लड़ाई चल रही है ये उनकी तरफ से उस लड़ाई में जहाँ भी ज़मीनी मुकाबला है उसमें उनकी जान जाएगी या वहाँ पर उनके जीत की संभावनाएं लगातार घटती चली गई हैं। एक दूसरी खबर जो आई है, 54 देशों 54 कंट्रीज ने एक साझा बयान जारी किया है जिसमें ज़्यादातर अब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के, और बहुत से जो नॉन मुस्लिम अफ्रीकन कंट्री हैं और उसमें कुछ दूसरे देश भी शामिल हैं, उन्होंने ये बयान जारी कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ये अपील की है, सिक्योरिटी काउंसिल से, कि वो जल्द से जल्द अपनी मीटिंग बुलाए और एक प्रस्ताव पास कर इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाए। इजराइल पर वो एक प्रतिबंध लगाए जिसके तहत जो भी देश उसको हथियार देगा उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाए। यह बात ठीक है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब कभी ऐसा प्रस्ताव आएगा अमेरिका या ब्रिटेन उसको वीटो कर देंगे। इस जो बयान आया है इसमें यूरोप के सिर्फ एक देश नॉर्वे ने दस्तखत किया है, बाकी किसी देश ने नहीं किया, तो वो उसको वीटो कर देंगे, प्रस्ताव पास नहीं होगा। लेकिन दुनिया में जो एक जनमत बना है, एक जो पब्लिक ओपिनियन बना है, देशों का बहुमत जिस चीज़ के पक्ष में इकट्ठा हो रहा है वो ये बताता है कि दुनिया में इस मानव संहारी युद्ध के कारण इजराइल अलग थलग पड़ गया है। और न सिर्फ इजराइल बल्कि इसकी वजह से अमेरिका भी अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका आज दुनिया को में उसका जो एक सॉफ्ट पावर होता था जिससे वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इस तरह की चीज़ों से वो लोगों को प्रभावित करता था, आज उसकी इस बात को सुनने के लिए देश तैयार नहीं है। एक घटना अभी पिछले कुछ दिन पहले हुई थी। एक ईरान में एक छात्रा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़ी हुई है, उसने हिजाब के सवाल पर विरोध जताया और वो कॉलेज के कैंपस में सिर्फ बिकनी जैसा ड्रेस पहनकर घूमी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसको लेकर पश्चिमी देशों में उसकी जो ईरान की निंदा होने लगी। उसी समय एक वीडियो आया जिसमें जर्मनी में फिलिस्तीन के पक्ष में जो समर्थन कर रही एक नौयुवती थी, उसके साथ पुलिस ने बहुत बर्बरता जैसे दिखाई और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद ये बात सोशल मीडिया पर, और ये ईरान के लोग नहीं हैं, इसमें अमेरिका के लोग हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं, उन्होंने कहा कि पश्चिम का ये पाखंड एक बार फिर से उजागर हो गया है। वो महिला अधिकारों की बात करता है तो महिलाओं का जो अधिकार है, लेकिन जब जर्मनी में होता है तो उस पर अमेरिका या ब्रिटेन या किसी पश्चिमी देश का कोई बयान नहीं आता है। तो ये जो महिला अधिकार के पक्ष में होने का उसका जो दावा है, ये दावा भी एक पाखंड है। और अब ये पाखंड को एक्सपोज होने में कुछ मिनट लग रहे हैं, क्योंकि जब एक बार आपका अखलाक ख़त्म हो जाता है तो आपकी बात को कोई, चाहे आप कितनी भी बड़ी ताकत हो, आपकी बात को कोई सुनता नहीं। ये सवाल आज दुनिया के सामने है, कि दुनिया के सामने से ज़्यादा अमेरिका के सामने है। एक मुख्य सवाल है कि क्या ये चुनाव जो अभी हो रहा है, इस चुनाव का चाहे जो भी नतीजा होगा, उसके बाद एक बार फिर से अमेरिका अपना सॉफ्ट पावर बहाल कर पाएगा, जो कि पिछले 1-1.25 साल में बिल्कुल, जिसे डेंट ही नहीं हुआ है। ये कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल तार हो गया है। शायद इसकी संभावना कम है, लेकिन वही बात है जो मिशिगन की मुस्लिम महिला ने कहा कि अगर 1% भी चांस है, एक उम्मीदवार अगर ये कह रहा है कि मैं शांति को एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ रहा हूँ, और अगर वो जीत जाता है और वो सचमुच कुछ भी कदम शांति के पक्ष में उठाता है, तो उस 1% चांस को लिया जाना चाहिए। तो लोग इस 1% चांस को ले रहे हैं।
देखने की बात है। चुनावी नतीजों के बारे में कोई भविष्यवाणी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए कल क्या होगा, ये कल क्या नतीजा आएगा, ये अभी हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जो भी नतीजा आएगा उससे कुछ बातें साफ होंगी कि क्या ये मानव संघार अभी कुछ समय तक और इसी तरह चलता रहेगा, या इसमें 1% संभावना बनेगी इस चुनाव नतीजे से कि जो उस कुछ लगाम इसके ऊपर लगे और एक कोई नई प्रक्रिया शुरू हो, जिससे दुनिया में इस समय जो एक व्यग्रता है उसको शांत करने में मदद मिले। आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे आपके सामने। आज आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।